हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर फिनिश। यस, आज हम कर रहेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो इसकी ऑलरेडी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 1 हमने रिलीज कर दी थी एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सेम। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर रेडी। Here is the 11th question. So 10 questions हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं एंड हमें इसकी इक्वेशंस भी लिखनी है। अब देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक आपके पास रिएक्टेंट रहता है, वो क्या होता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर जाता है। बट देन हमारे पास रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हमारे पास काफी सारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, ऑपोजिट कंसीडर होते हैं। एंड देन रिएक्शन, रिएक्शन तो आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। एक आप कॉम्बिनेशन की दे दीजिए, एक आप डीकम्पोजिशन की दे दीजिए। तो डीकम्पोजिशन को सबसे पहले हमने ये लिखना है कि इट इज कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डेफिनेशन बना दी एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जांपल। यहाँ पे CaO एंड H2O ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, CaOH ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, कॉम्बिनेशन। डीकॉम्पोजिशन क्या है, जब हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना दे। जैसे कि CuCO3 है ना, CuCO3 को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ओके, तो इसमें एक रिएक्टेंट इन काफी सारे प्रोडक्ट्स है। तो मतलब एक जो है कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहा है, वो जो बिल्डअप कर रहा है, जो दूसरा है डीकॉम्पोजिशन वो ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। ओके, आप इन दोनों आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने प्रैक्टिस सेशंस में भी किया था क्वेश्चन। आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये तीनों ही यूज हो रही हो। तो आपको याद होगा कि डीकम्पोज करने के लिए हमें जो एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, यस, कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, वो खुद ब खुद कंबाइन हो जाती है। हो सकता है कि साथ में काफी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सेम यही इक्वेशन जो है वो आप ऊपर भी लिख सकते थे। देन इनमें से कोई भी लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है, ये दोनों सेम ही थी। देन सनलाइट के लिए, सनलाइट के लिए आप AgCl एंड AgBr की दोनों इक्वेशन सेम है, बस Cl के को आपने Br से, ब्रोमीन से रिप्लेस करना है, ठीक है। AgCl को जैसे ही वो सनलाइट में रखा जाता है तो क्या होता है, उसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, हमारा सनलाइट के कारण, ठीक है, क्योंकि सिल्वर फॉर्म हो रहा है साथ में और क्लोरीन गैस, ठीक है। अगर AgBr है तो ब्रोमीन गैस। देन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, H2O है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा एंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ये दोनों क्या होंगे, उसमें से रिलीज होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में रिलीज होगा एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता होता है कि लाइक कौन सी गैस जो है वो डबल अमाउंट में रिलीज होगी या फिर ज्यादा रिलीज होगी या दोनों बराबर रिलीज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगी। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशंस जो हमने क्लास में लगाए हैं ना, कि हर एक टॉपिक के बाद हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस, ये सब चीजें हमने उधर डिस्कस की हुई है अच्छे से। तो अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, देख लेना। चलिए, आई होप नोट डाउन कर लिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड हमें इक्वेशंस लिखनी है फॉर दिस। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने एक दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को अगर रिप्लेस कर दिया, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि अगर एक ने दूसरे की जगह ली तो दूसरा इतना स्मार्ट है वो पहले की जगह ले लेगा,
ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस है, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इसमें क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस बी सी है, तो जो ए है वो बी को रिप्लेस कर देगा, तो वो ए सी बन जाएगा और बी यहाँ पे अकेला रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, Zn प्लस CuSO4, जिसमें Zn जो है वो Cu को रिप्लेस कर देगा, Cu अकेला रह गया और ये मिलके ZnSO4 बन गया। गॉट इट। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड है वो रिएक्ट करते हैं एंड उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड बनते हैं, तो AB प्लस CD बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी अभी जो B है वो C के साथ चला जाएगा, जो A है वो D के साथ चला जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस है, हमारे पास क्या बन गया, AD प्लस C। जैसे कि NaSO4 एंड BaCl2 है ना, अभी जो Ba है उसने एक तरह से Na को रिप्लेस किया, जो Na है उसने Ba को रिप्लेस किया, तो NaCl बन जाएगा एंड BaSO4 बन जाएगा। अब ये जो BaSO4 है ये क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अभी देखो 14th क्वेश्चन। नाउ इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, the recovery of silver from silver nitrate involves displacement by copper metal। अब इसमें क्या मतलब है कि सिल्वर नाइट्रेट लोगे उसको कॉपर मेटल से रिएक्ट करवाओगे। अब उसने बोला है कि ऑलरेडी उसने बोला है इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर जाएगा एंड सिल्वर अपना अलग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी चीजें दे रखी है कि कॉपर है, AgNO3 है, तो कॉपर इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag अलग से निकल गया। अब इसको बैलेंस करना बाकी है, तो इस हिसाब से क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में था अब वो अकेला सिल्वर की फॉर्म में रहेगा, तो वही तो हमें करना था, हमें सिल्वर ही तो एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, कि जो कॉपर मेटल है डिस्प्लेसेस सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, इसलिए आपके पास कॉपर नाइट्रेट बन गया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो हमने अभी जस्ट मैं आपको बोल के हटी हूँ कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बना है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है हमारे पास बनता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड जनरल फॉर्म क्या है, AB प्लस CD एंड इसमें एक हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, बाकी हमारा क्या है, सोल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे कि बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4, ये जब रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ओके, कोई भी आपको ये जो एग्जांपल्स है ना ये आपको याद रखनी है। अलग अलग याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास उतनी ज्यादा नॉलेज होगी चीजों की, है ना। कई बार क्या होता है, आपको रिएक्शन दे देते हैं बोल देते हैं उसको बैलेंस करो, तो अगर आपने वो की होगी ऑलरेडी तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि उनसे याद नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे रिएक्शंस जो है वो याद कर लेते हैं विच आर इजी टू डू, जो कि वो भी ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऑल्दो हमने बैलेंसिंग पे एक पूरा लेक्चर लगाया उसकी प्रैक्टिस पे, है ना, कितने सारे क्वेश्चंस किए हमने, कल भी हमने एनसीईआरटी वाले में कितने सारे क्वेश्चंस किए बैलेंसिंग के, बट स्टिल बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप रिएक्शंस को टाइम नहीं दोगे ना, तो आपको बाद में दिक्कत आएगी आएगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से रिएक्शंस को टाइम दोगे ना, बाद में आप बोलोगे कि ये क्या है, तो बहुत इजी है। आपको मतलब ऐसे ही कोई पूछ ले जाएगा तो आपको आप ऐसे ही सुना दोगे कि अच्छा हाँ ये तो डिकम्पोजिशन है, इसमें ऐसे होता है, इसकी ये एग्जांपल्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें ये होता है, इसकी ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और वही एग्जांपल से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग। ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे केमिकल इक्वेशंस हैं उनको मतलब रिएक्शन की फॉर्म में लिखना हो, कुछ भी जो है वो आपको ऐसे पूछा जा सकता है। रिएक्शंस वही है, बस क्वेश्चंस अलग अलग है।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अभी हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताना है। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की भी की है, हाइड्रोजन की भी की है, एंड लास्ट लेक्चर में तो हमने, जब हमने प्रैक्टिस सेशन लगाया था रेडॉक्स रिएक्शन का, तब हमने गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी की है ना। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है कि गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में है। तो जिन बच्चों को ज्यादा ज्ञान है, ठीक है, कि हाँ हाइड्रोजन में भी है, इलेक्ट्रॉन में भी है, बेटा जितना पूछा उतना ही लिखो, ठीक है, तुम ज्यादा लिखोगे पेपर में तुम्हें ही कम टाइम मिलेगा बाद में, ठीक है। तो किसी को नहीं पड़ी है, कोई तुम्हें जानता नहीं है, तुम जैसे बोर्ड्स में लिख रहे हो, तुम्हारा रोल नंबर तक भी उधर छिपा रहता है ना। तो किसी को क्या पता कौन पेपर लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। मार्क्स तो तुम्हें तुम्हारे उस क्रेडिट के बेस पे ही मिलेंगे, जो एक शीट आती होती है, आंसर शीट आती होती है, तो उसमें स्टेप वाइज लिखा होता है कि किसके कितने मार्क्स देने होते हैं, तो मार्क्स तो तुम्हें उसी हिसाब से मिलेंगे। टू द पॉइंट लिखो, बाद में टाइम बच गया तो जितना तुम्हें लग रहा है कि है ना, मतलब अभी ये टाइम यहां से बचा के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेपर की प्रेजेंटेशन पे टाइम लगाना है। पेपर की प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर ये तुम्हारी शीट है तो तुम्हें यहाँ पर लाइन लगानी है, ठीक है, हर एक आंसर यहाँ पर लिख दिया तुमने, तो तुमने यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़नी है, लाइन लगा दो यहाँ पर, फिर अगला आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अगर नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो और ये शीट है, नया सेक्शन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करो, ऊपर दो लाइनें छोड़ो, यहाँ पे नया सेक्शन लिखो कि सेक्शन ए बी सी डी है, फिर उसके बाद लाइन लगाओ और अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो जो टाइम लगाना है तुमने ना, वो यहाँ पर लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब एक पेपर जो आंसर शीट जो है वो प्रेजेंटेबल होती है, तो टीचर को देख के वैसे ही लगता है कि बच्चे ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है, मतलब वो अपने थॉट्स में ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसको पता है कि वो पढ़ के आया है, ठीक है। तो आपको जो है वो चीजों को ध्यान में रखना है, जितना क्वेश्चन पूछा उतना दो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन या फिर गेन्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अभी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे गेन्स ऑक्सीजन है और लूजेस हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन है, कोई भी मेटल लो उसको ऑक्सीजन से पास करवा दो, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करवाना है, वही जो हमारे पास ऑक्साइड ऑक्साइड बना है, ठीक है, उसको हाइड्रोजन पास करवा दो, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा एंड मेटल अकेला रह जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है। अगर आपसे दो नहीं याद हो रही, एक कर लो, वही एक एग्जाम्पल आप दोनों में भी लिख सकते हो, ठीक है, वही आप दोनों में भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि ये है ना, CuO प्लस H2, अब इसमें जो है CuO ये क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, तो आप यही एग्जाम्पल इन दोनों में लिख दो। बस आपको बताना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। ब्राउन कलर कौन सा होता है, किसका होता है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको एयर में हीट किया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि एक्स एलिमेंट कौन सा है, एंड वो जो ब्लैक कंपाउंड उसके ऊपर बना है वो क्या है। तो यस सोचो, ब्राउन कलर का कौन सा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट बोल रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बोल रहा। यस, यस, कॉपर। कॉपर का कलर होता है ना रेडिश ब्राउन कलर का। तो कॉपर लिया, ठीक है, वो जो एक्स है वो कॉपर है, उसने बोला कि एयर से रिएक्ट करवाया, मतलब Cu प्लस O2 क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बना दिया यहाँ पे। अब ये कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज ब्लैक इन कलर, ओके, दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। बस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, 17th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, अभी 18th क्वेश्चन, सॉरी। हाँ, अभी वो बोल रहा है कि हम पेंट क्यों करते हैं आयरन आर्टिकल्स को। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो आपका आर्टिकल है, जैसे कि ये आयरन शीट है, जब आप इसके ऊपर क्या करते हो, पेंट करते हो, तो एक लेयर बन जाती है ना। तो जो आयरन है वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता, तो जो ऑक्सीजन है या फिर जो पानी है, जब वो आयरन के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा,
ठीक है, तो रस्टिंग ही नहीं होगी। तो इसलिए नाइट, सो वी डू इट टू प्रिवेंट द रस्टिंग, ओके, टू प्रिवेंट द corrosion ऑफ द मेटल्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस, या तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन रिएक्ट्स विद दिस टू फॉर्म द रस्ट, दैट इज आयरन ऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, बट ये आयरन को डैमेज कर देता है ओवर टाइम। तो जो पेंट है वो एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करती है, एंड वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं आने देती, जिससे रस्टिंग ही नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ओके, ये तो अभी आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। इतना इजी है, मैंने इतनी एग्जांपल देके आपको समझाया है कि जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स है उसमें हम नाइट्रोजन भर के रखते हैं। क्यों? ताकि वो सड़े ना, वो खराब ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। यस, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, सो और जो नाइट्रोजन है हम वो क्यों यूज करते हैं, हम कोई और गैस क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट ही नहीं करती किसी के साथ। ठीक है, ये एक इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अब सपोज कोई मुझे आगे कुछ भी बोलता रहे, है ना, और मैं उससे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाऊं, तो उसमें क्या होगा, मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तो मैं इन्वॉल्व होगी, है ना, तो मैं रिएक्टिव हूँ। बट अगर सपोज कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं इनर्ट गैस हूँ, मैं रिएक्ट ही नहीं करती, तो जब मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी तो सामने वाला खुद बोलता रहेगा, एक पॉइंट पे लगेगा इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, एंड देन दे विल जस्ट कंटिन्यू विद देयर ओन वर्क। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी वैसे ही है। ठीक है, वो इनर्ट गैस है, तो वो रिएक्शन ही नहीं होने देती, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करती। ठीक है, दैट्स हाउ ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अभी जो हमने पीछे किया ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अभी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उसने बोला है विद वन एग्जांपल ईच हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कोरोजन हम कैसे करेंगे कि जो कोरोजन है दैट इज स्लो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी हम उसको ऑक्सीजन, वाटर या एसिड्स इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी जो चीज है उसके साथ रिएक्ट कर देता है, एंड उसके बाद क्या होता है, कोरोड हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, ऑक्साइड्स या फिर सॉल्ट्स बन जाते हैं मेटल सरफेस पे। जैसे कि ये हमारी रस्टिंग की इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रस्टिंग की इक्वेशन क्या है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, रस्टिंग का, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला रस्ट का। ठीक है, आयरन ने ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट किया, एंड हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना है। ठीक है, विद XH2 वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज रस्ट। ओके, सेम विद रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपके पास वही ऑयल्स एंड फैट्स जो है, आपको वो एज एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सो इसमें क्या होता है कि सारा जो खाने पीने का सामान है दैट spoils due to the oxidation which leads to the bad smell and taste। ये कब होता है, when oils and fats react with oxygen in the air। ठीक है, तो जब आप खाने को, ऑयल को ज्यादा लंबे समय तक ऐसे छोड़ देते हो, किसी भी खाने को, ऑक्साइड हो जाता है, रेंसिड बन जाता है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स जो है वो खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास रहती है सिर्फ ग्रुप एक्टिविटी विच इज वेरी स्मॉल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एंड उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।